ऐसा बहुत कम बार होता है जब किसी स्टोरी के बारे में रिसर्च करते टाइम मुझे खुद ही डर लगने लगे, कुछ अजीब सा लगने लगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी शुरू होती है 2017-18 से। डेनवर कोलोराडो में रहने वाला जैक मॉरिसन नाम का एक लड़का एक दिन अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपनी कार लेकर सोलो ट्रैवल पर निकल गया केंटकी के पूर्वी माउंटेन रेंजेस में। अब उसकी जिंदगी में नौकरी का काफी ज्यादा स्ट्रेस था, तो उसने सोचा क्यों ना कुछ दिन लोगों से दूर रहा जाए, प्रकृति की गोद में कुछ दिन गुजारे जाएं। करीब 1.5 दिन ड्राइव करने के बाद जब वो पहाड़ों के पास पहुंचा तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन था पोकेमॉन गेम से, जिसमें ये लिखा हुआ था कि पिकाचू सिर्फ 900 मीटर दूर है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, ये वही पोकेमॉन गो गेम है जो एक टाइम पर बहुत वायरल हुआ था, जिसमें फोन का कैमरा और जीपीएस का इस्तेमाल करके असल दुनिया में चलते फिरते पोकेमॉन्स को ढूंढा और पकड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पोकेमॉन अगर गेम के सिस्टम में दिल्ली के कनॉट प्लेस पर है तो आपको चलकर फिजिकली कनॉट प्लेस जाना पड़ेगा उस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। और हम सब की तरह जैक भी उस समय पिकाचू का बड़ा फैन था। उसके पास उसके द्वारा पकड़े गए सारे उसके फेवरेट पोकेमॉन्स थे सिवाय पिकाचू के। अब उसने सोचा इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा, तो वो अपनी कार को रास्ते में पार्क करके ऊबड़ खाबड़ रास्तों में पिकाचू वाले ट्रैक पर जाने लगा। जब वो केवल 600 मीटर दूर रह गया तभी उसे एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था कि आगे एक अबेंडेंट कोल माइन है। ये अबेंडेंट कोल माइन सालों से बंद पड़ी थी, ना यहाँ कोई आता जाता था और यहाँ पर एक छोटी सी लापरवाही की वजह से भी बड़ा हादसा हो सकता था। अब देखो, चेतावनी तो डराने वाली थी और इसको सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन जैक ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो पिकाचू को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा उतावला जो हो चुका था। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखा जो उस पुरानी खदान के लिए किया हुआ था। वहां पर लिफ्ट नहीं चल रही थी, मगर साइड में एक जर्जर सी जंग लगी सीढ़ी थी जिससे उतर कर वो नीचे खदान में जा सकता था। जैसे ही उसने सीढ़ी पर पहला कदम रखा नीचे उतरने के लिए, सीढ़ी का एक पाया टूट कर नीचे गिर गया और उसके पैर रखते ही कमजोर पेंच वाली ये सीढ़ी कांप उठी। लेकिन पिकाचू महज 50 मीटर दूर था, इसलिए उसने अपनी जान हथेली पर लेकर नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे उतरने के बाद जब वो खदान में एंटर करता है तो आगे उसे एक लोहे का छोटा सा पुल मिलता है। ये पुल जंग की वजह से कमजोर हो चुका था और इसके बहुत सारे हिस्से तो टूट चुके थे, मगर ये जो ऐप थी ना पिकाचू को पुल के दूसरी साइड शो कर रही थी। जैसे ही जेक ने पुल पर कदम रखा पूरा पुल लड़खड़ाने लगा, जैसे अभी ही कुछ सेकंड्स में ये गिर जाएगा। जेक पीछे हटने के बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक उसे अपनी ऐप पर पिकाचू पास में ही दिखाई दिया। उसने पोकी बॉल फेंकी और पिकाचू को कैप्चर कर लिया। लेकिन पिकाचू कुछ देर अंदर रहने के बाद फिर से वापस आ गया। अब जेक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुल अभी भी लड़खड़ा रहा था। जेक ने एक बार फिर से पोकी बॉल फेंकी। बेचैनी में वह और तेजी से हाथ चला रहा था। वो पिकाचू को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसने पुल से आती हुई आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। जेक स्क्रीन में पोके बॉल के एनिमेशंस पर आंखें गड़ाए हुए था, तभी अचानक पिकाचू उसकी पोके बॉल से फिर बाहर आ गया और इससे जैक इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने बहुत जोर से अपना पैर पुल पर मारा। ये चोट पुल संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से पुल एक साइड से टूट गया और इससे पहले कि जेक संभल पाता वो 100 फीट गहरी खाई में गिर रहा था। गिरने की वजह से उसके पैर टूट गए और उसका फोन चकनाचूर हो गया। अब जेक लापता हो चुका था। एक एबेंडेंट खदान में वो फंसा हुआ था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन जब जेक 3 दिन तक लगातार दुनिया से दूर रहा, लापता रहा, तब जेक के माँ बाप ने पुलिस से कॉन्टेक्ट किया, जिसके बाद पुलिस उसके फोन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके उस खदान पर पहुंची। वहां टूटे पुल के नीचे 3 दिन से भूखे प्यासे जैक के अधमरे शरीर को रेस्क्यू किया गया। होश में आने के बाद जैक ने पूरा किस्सा पुलिस को बताया और जब ये बात गेम के डेवलपर्स तक पहुंची तो उनके भी पसीने छूट गए। उन्होंने कहा ये तो असंभव है। उन्होंने ये बताया कि जिस लोकेशन पर जेक ने पिकाचू को देखा था वो लोकेशन उनके स्पॉन सर्वर का हिस्सा ही नहीं है। यानी पिकाचू तो छोड़ो, वहां पर कोई और दूसरा पोकेमॉन भी अपीयर नहीं हो सकता। जब क्रॉस चेक करने के लिए जेक के ऐप वाला अकाउंट चेक किया गया तो वहां पोकेमॉन से कोई भी एनकाउंटर उन लोगों को नहीं मिला। सभी को लगा कि एबेंडेंट कोल माइन में इल्लीगली जाने की सजा से बचने के लिए जैक एक कहानी बना रहा है। मगर बाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और भी ऐसी कई लोगों की लाशें मिली जो पोकेमॉन को पकड़ने के लिए खतरनाक जगहों पर चले गए थे और मारे गए, जबकि गेम के कोड में वो सारी जगह खतरनाक होने की वजह से ब्लैक लिस्टेड थी। जो लोग बच गए उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया कि वो लोग ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने के बाद इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते थे कि मानो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई ताकत, कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वो चाहकर भी पीछे मुड़ नहीं पाते थे।
ठीक वैसे ही जैसे जेक पुल से वापस नहीं जा पाया। मगर सवाल आखिर ये आता है कि लोग आखिर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड किस ताकत की वजह से हो रहे थे? क्या वाकई में कोई शैतानी आत्मा पिकाचू का रूप लेकर लोगों की हत्याएं कर रही थी? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। साथ ही हम पोकेमोन से रिलेटेड कुछ ऐसी रियल लाइफ घटनाओं के बारे में सबूत के साथ बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको खुद लगेगा कि इस पिकाचू वाले गेम के पीछे जरूर कोई शैतानी शक्ति है जो लोगों की जान लेने की कोशिश कर रही है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं पोकेमोन की दुनिया में। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर देना अगर तुम्हारे फेवरेट है टीम रॉकेट। तो पीका पीका पिकाचू बोलकर शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। Because if you want to find your pops, I'm your best bet. We're gonna do this. 16 दिसंबर 1997 पूरे जापान में छोटे से छोटा क्लिनिक हो या बड़े से बड़ा हॉस्पिटल शाम के समय अचानक भरने लगा। हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही थी कि एम्बुलेंस की शॉर्टेज पड़ गई थी। जिनके पास गाड़ी थी वो गाड़ी में बैठकर, वरना माँ बाप अपने बच्चों को हाथों में लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे। और सभी की थी एक ही सेम प्रॉब्लम। सभी ने बताया कि उनके बच्चों को कभी ऐसी दिक्कत गई नहीं। शाम तक वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे, लेकिन कुछ ही देर पहले टीवी देखते वक्त वो अचानक जोर से चीखने लगे, जमीन पर लेटकर कांपने लगे जैसे कि उन्हें कोई दौरा पड़ रहा हो। एक दो के साथ होता तो इस बात को एक इत्तेफाक माना जाता, लेकिन 600 से ज्यादा बच्चे एक ही प्रॉब्लम को लेकर हॉस्पिटल में आए थे। मतलब उन्होंने आकर ऐसा क्या खौफनाक देख लिया जिसकी वजह से उन लोगों को ऐसे जानलेवा दौरे पड़ने लगे। घर के हालात बिल्कुल सामान्य थे। माँ किचन में खाना बना रही थी, पापा ऑफिस से जस्ट अभी घर आए थे और बच्चा टीवी पर टोक्यो चैनल पर पोकेमोन का नया एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगॉन देख रहा था। ठीक 6:51 पर जब इस एपिसोड में पोरीगॉन हमला कर रहा था, तभी 3-4 सेकंड की एक क्लिप शुरू हुई जिसमें रेड और ब्लू लाइट्स काफी तेजी से जल्दी फ्लैश कर रही थी, जो बेसिकली इसलिए डाली गई थी ताकि साइबर कॉम्बैट इफेक्ट दिखाया जा सके। लेकिन इस चीज को देखने के बाद पता नहीं इसका असर बच्चों के दिमाग पर कैसा पड़ गया। वो डरने लगे, बहुत जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा लगने लगा कि भाई अभी डर की वजह से इनकी जान ही चली जाएगी। तो माँ बाप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को लेकर गए हॉस्पिटल। ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो 685 ऐसे बच्चे थे जिन्हें एम्बुलेंस के थ्रू इस केस के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। इसके अलावा ना जाने कितनों का घर पर ही इलाज हो गया और कितने छोटे मोटे क्लिनिक गए होंगे और कितनों के माँ बाप ने तो इनको बिना एम्बुलेंस का अस्पताल तक पहुंचाया होगा। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री और माँ बाप की राय के अकॉर्डिंग इनमें से 76% बच्चों को आज तक ऐसा दौरा कभी नहीं पड़ा था। और असली डर तो तब फैला जब बच्चों ने होश में आने के बाद अपना मुंह खोला। उन्होंने बताया कि उस छोटी सी क्लिप में जहाँ पर लाल नीले रंग के फ्लैशेस थे, उसके दौरान उनको एक दौरा पड़ा। उन्हें एक मुस्कुराती हुई औरत काले कपड़े पहने हुए चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी, जिसकी वजह से वो डर गए और उनको दौरा पड़ गया। माँ बाप इस घटना के बाद चैनल के ऊपर चढ़ गए और जब ये बात ऑफिशियल्स तक पहुंची तो उन्होंने इस क्लिप को बार बार चलाकर देखा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला क्योंकि एनिमेटर्स ने ऐसा कुछ बनाया जो नहीं था। माँ बाप अभी भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। उन्होंने हड़ताल कर दी, जगह जगह प्रदर्शन हुए। मामला इतना गंभीर हो गया कि टीवी वालों को पोकेमोन कार्टून दिखाना करीब 4 महीने के लिए बंद करना पड़ा। और वो एपिसोड जिसकी वजह से ये घटना हुई थी वो हर जगह से डिलीट करवाया गया। पोरीगॉन पोकेमोन को उस घटना के सालों बाद भी 1-2 बार ही कभी दिखाया गया। उस तरह के एनिमेशन को टीवी शोज के लिए हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी बच्चे अपनी बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने एक काले कपड़े में औरत देखी थी। अब ये औरत कौन थी, इसका पोकेमोन से क्या रिलेशन था? 13 जुलाई साल 2016 21 से 23 साल के दो नौजवान कैलिफोर्निया की खाई से करीब 90 फीट नीचे गिर गए। दोनों के शरीर की मल्टीपल हड्डियां टूटी। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ही घंटों में उनकी जान चली जाती। उसी रात को करीब 12:30 बजे एक शख्स फोन चलाते हुए श्वेट्जर पार्क में टहल रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ा और उसके शरीर पर कई दफा चाकुओं से वार कर दिए। और एरिजोना में जब एक शख्स ट्रक चला रहा था तभी उसके फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आया और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद ट्रक का काबू उसके हाथ से निकल गया और वो ट्रक पलट गया। और इस घटना में एक शख्स जो राह पर चल रहा था वो उसके ट्रक के नीचे आ गया। हालांकि जो व्यक्ति ट्रक के नीचे आया था वो टायरों के नीचे नहीं आया था, इस वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि उसे बहुत गंभीर चोटें लगी थी। 24 अगस्त 2016 के दिन जापान में सेम इंसिडेंट हुआ जब एक ट्रक ड्राइवर के फोन उठाते ही अचानक उसके ट्रक का कंट्रोल मानो उसके हाथ से निकल जाता है और एक औरत को टक्कर लग जाती है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इन सभी घटनाओं के दौरान एक चीज कॉमन थी कि ये
सभी लोग दुर्घटना के समय मोबाइल चला रहे थे और जब बाद में रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला ये सभी लोग एक कॉमन गेम खेल रहे थे, पोकेमॉन गो। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने गेम के पहले 5 महीने के डेटा को अमेरिका के क्राइम रिपोर्ट से मैच किया और परिणाम चौंकाने वाले थे। महज पहले 5 महीनों में केवल अमेरिका भर में 1.5 लाख एक्सीडेंट, 31,000 इंजरीज और 256 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी ये गेम खेलते वक्त। लेकिन डेवलपर्स एक ही बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने अनसेफ जगहों को अपने स्पॉन पॉइंट्स नहीं बनाए। मतलब कोई भी पोकेमॉन ऐसी खतरनाक जगह पर स्पॉन नहीं होगा जहां पर जाकर किसी इंसान को किसी भी तरह का खतरा हो। लेकिन इतना बड़ा डेटा झूठ नहीं बोल सकता। 9 जुलाई 2016 के दिन रिवर्टन में रहने वाली 19 साल की शैल्या विगिन्स जब वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए पास की नदी में जा रही थी तभी उन्होंने नदी में कुछ तैरता हुआ देखा। शुरुआत में तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वो एक इंसान की लाश थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में यही पाया कि ना तो उस इंसान को किसी ने जबरदस्ती डुबाया है, ना ही उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। ऐसा लग रहा था मानो वो नदी को बीचों बीच कुछ ढूंढने गया था जहां पैर फिसलने की वजह से और उसके बाद कीचड़ में पैर फंसने की वजह से डूबने से उसकी मौत हुई। ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो, लेकिन आखिर इतनी गहरी नदी के बीचों बीच कोई किसी इंसान का पैर कैसे पकड़ सकता है। उसी साल सिंगापुर में भी एक लड़की जब वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ने जा रही थी तो उसने भी एक लाश को नदी में तैरते हुए देखा और ये केस भी बिल्कुल रिवर्टन वाले केस की तरह ही था। उस इंसान की भी अपने आप पानी में जाने की वजह से और वहां जाकर फंसकर डूबने की वजह से मौत हुई थी। और इससे ज्यादा चिंता वाली बात तो आप अब सुनो। अपने सामने किसी व्यक्ति को ऐसा खतरनाक काम करते हुए लाश बनते देखने के बावजूद भी शैल्या विगिन्स ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी पानी के अंदर जाएगी अगर उसे वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ना होगा तो। मतलब उसे अपनी जान की कोई फिक्र ही नहीं है। जो फैंस फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो बता रहे हैं कि भाई फैंस की ही गलती है, लोगों की ही गलती है, अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं लोग। उनके लिए गेम के कैरेक्टर्स और क्रिएटर्स तो संत हैं, भगवान हैं। लेकिन ये वहम ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि इस कंपनी की पोल 2024 में खुल गई। गेम फ्रीक जो 36 सालों से पोकेमॉन गेम्स बना रही है और इस आईपी की को ओनर होने के नाते पोकेमॉन गो के साथ भी जुड़ी हुई है। दरअसल 2024 में वहां एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था जिसे दुनिया ने टेरा लीक का नाम दिया था और कुछ ऑडियंस इससे बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें लगा कि गेम का कोड पब्लिक होने के बाद अब कोई भी अपने फेवरेट फीचर्स गेम में ऐड करके एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकता है। मगर सोर्स कोड लीक होने के बाद कुछ खतरनाक चीज ही सामने आ गई। गेम में ऐसे कई हिडन नैरेटिव्स मिले जो ब्रूटैलिटी और सैडिज्म को प्रमोट कर रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पोकेमॉन गो जैसे बच्चों के गेम में सेक्सुअलिटी वाले कंटेंट का क्या काम है। लीक्स की डिटेल्स के साथ जब कैन सुइगमोरी जो पोकेमॉन गेम के आर्ट डायरेक्टर हैं उनके स्टेटमेंट को मर्ज किया गया तो एक थ्योरी सामने आई कि गेम फ्रीक का हायर डिवीजन आर्टिस्ट को कहता था कि वो अपने गेम में कुछ ऐसी अनसेटलिंग चीजें डाले जिसको देखने पर ऑडियंस को अजीब सी बेचैनी हो, जैसे खेलने वालों को थोड़ा सा अजीब लगे, एक डार्क एटमॉस्फेयर महसूस हो, जिससे गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता था। लोगों को लगता था कि एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन जब ये चीजें बैकफायर करती थी तो वो अपने इन गेमों से उस चीज को हटा देते थे और अपना दामन साफ कर लेते थे कि भैया हमारे गेम में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो लोगों ने जो गेम खेलते वक्त ऐसे पिकाचू और ऐसे पोकेमॉन्स को देखा जो उनको खतरनाक जगहों पर ले आते थे, वो जानबूझकर शायद ऐड किए गए थे ताकि लोगों के एक्साइटमेंट को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब ये चीजें गलत मोड़ ले चुकी थी, लोगों की जाने जाने लगी थी, तो उन खतरनाक जगहों को स्पॉन पॉइंट से हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों ने गेम खेलते वक्त ऐसे पिकाचू को देखा है जो उन्हें जानबूझकर खतरनाक जगहों पर ले आता था और ये एडमिट भी किया है कि उन जगहों पर जाने के बाद कॉन्शियसली जानते हुए भी कि वो एरिया खतरनाक है, लोग चाहकर भी मुड़ नहीं पाते थे। और ठीक ऐसा ही जेक के साथ हुआ था जिसकी घटना मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो गेम है ना, इसमें किसी काली शक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि गेम डेवलपर्स गेम के थ्रिल को बढ़ाने के चक्कर में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स गेम में ऐड करते थे जिन्हें बाद में सफाई से हटा दिया जाता था और सारा दोष आ जाता था उन लोगों पर जो लोग या तो घायल हो जाते थे या अपनी जान गंवा देते थे। जब ये गेम इंडिया में आया था तब आपने भी इसके बारे में बहुत सुना होगा। बहुत सारे लोगों के सड़क क्रॉस करते टाइम एक्सीडेंट होते होते बच गए थे इस गेम की वजह से, क्योंकि लोगों का ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर था। हालांकि जेक जैसा कोई केस इंडिया में नहीं हुआ, बट आपको क्या लगता है, क्या वाकई में गेम डेवलपर्स अपने गेम की थ्रिल को बढ़ाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, या फिर वाकई में ये जो पिकाचू है जो अनसेटलिंग जगहों पर, खतरनाक जगहों पर दिखता था, इसके पीछे वाकई किसी काली शक्ति का हाथ है? खैर, काली शक्ति का हाथ कहीं हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पास दो हाथ है जिनमें से कि एक हाथ का इस्तेमाल करके तुम दबाओ फटाक से लाइक बटन और लिख डालो कमेंट कि आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर पहली बार गौरव भाई से मिल रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मिलते रहेंगे हम आने वाले और भी ज्यादा फाड़ू वीडियोस में।